अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हां, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर ईमान मज़ारी की और अली वज़ीर साहब की। जी हां, ये दोनों को अरेस्ट किया गया था पीटीएम यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर इन लोगों ने शिरकत की थी और इन्होंने वहां पर बात की थी और इनके जो स्टेटमेंट्स थे उसको भाई लोग बोले तो एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने दिल पर ले लिया और उसके बाद जी इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और अब 3 दिन के फिजिकल रिमांड के ऊपर जो है ईमान मजारी उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहले 1 दिन का रिमांड लिया था और उसके ऊपर ईमान मजारी का कहना था कि कोई बात नहीं की गई, कुछ पूछा गछा नहीं गया और फिर उसके बाद आज उनको फिर 3 दिन का रिमांड जो है उसके उसके ऊपर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनकी माँ मदर यानी कि उनकी वालदा यानी उनकी माँ जो है शीरी मजारी, वो भी वहां पर मौजूद थी, जो कि काफी अपसेट लग रही थी। उनका कहना था कि इससे तो बेहतर है कि जहर दे के मार दो। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं। हेलो, आज से मेरा भूख हड़ताल शुरू हो चुका है इस निज़ाम के खिलाफ। नहीं, और मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछे गए। रिमांड देकर एक भी सवाल नहीं पूछा गया। आपसे कोई पूछगिछ नहीं हुई तो? और मेरी किताबें भी चोरी की गई हैं। मेरी नज़्मों की किताबें चोरी की गई हैं। मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, सीटीडी के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़्मों की किताबें थी उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। वॉशरूम्स के हवाले से भी वॉशरूम में भी बहुत गंदा बाथरूम है। मुझे केमिकल यूरिथराइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। प्लीज प्लीज आराम से रिलैक्स नहीं, मैंने जानबूझ के खोल दे हवा है ताकि बेहोश नहीं खोल दे। ऐसे मार डालना है तो जहर दे दे एक ही दफा। ऐसे मार डालना है तो जहर दे दे एक ही दफा। खोल दे हवा है ताकि बेहोश नहीं खोल दे। ऐसे मार डालना है तो जहर दे दे एक ही दफा। जी, तो आपने देखा ये थी ईमान मजारी और उनके साथ उनकी मदर शीरी मजारी भी नजर आ रही थी, जिन्होंने बात की और उनको जो है 3 दिन के जो है फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो बता भी रही थी ईमान के वो जी हंगर स्ट्राइक पे जा रही हैं, यानी अब वो कुछ भी खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया। 3 दिन का रिमांड जब उनका दिया गया तो वो कह रही हैं कि जी वो भूख हड़ताल पे जा रही हैं और बहुत से लोग कह रहे ये बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी इस तरह से उन्हें आर्मी को नहीं कहना चाहिए था, इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई गलत डिमांड नहीं की थी। उनकी डिमांड यही है कि जी जो मिसिंग पर्संस का इशू चलता चला आ रहा है पाकिस्तान में बरसों से, उन सारे लोगों को जो है वो निकाला जाए जहां कहीं रखा हुआ है और जाहिर है कि उनको उन लोगों को कोई इंडिया उठा के नहीं ले गया है या उनको कोई कोई और कंट्री उठा के नहीं ले गई है। वो लोग हमारी ही एजेंसी के कब्जे में है। उन मिसिंग पर्संस को उन्होंने कहा कि जी बाजियाब कराया जाए, उन मिसिंग पर्संस को वापस उनके घरों को भेजा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी जो हमारे रिटायर्ड हों चाहे हाजिर सर्विस जर्नल्स हैं जो कि करप्शन करते हैं, जो कि मुल्क में हर चीज में इंटरफेयर करते हैं और गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। क्योंकि जब आप पॉलिटिशियंस को जेल में डाल सकते हैं, पॉलिटिशियंस को मुल्क से बाहर निकाल देते हैं, पॉलिटिशियंस की गवर्नमेंट गिरा देते हैं, जेलों में भर देते हैं, तो फिर यहाँ तक के पॉलिटिशियंस को फांसी भी लगा देते हैं, तो फिर आखिर ये जो रिटायर्ड जनरल्स और हाजिर सर्विस लोग हैं जो कि करप्शन करते हैं, जो कि मुल्क का नुकसान करते हैं, जो कि गद्दारी करते हैं, हर तरह के जराइम करते हैं, अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं और उसके साथ साथ कॉर्नर के प्लॉट और ये सब चीजें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ।
तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये डिमांड थी जी ईमान मजारी की, और मेरा ख्याल है कि कोई गलत बात उन्होंने इसमें नहीं कही है। और अगर ये लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, तो अगर उन्होंने झूठ बोला है और हमारी एजेंसीज को लगता है कि वो तो बिल्कुल गलत बात कर रही हैं और झूठी बात कर रही हैं और ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर घबराहट किस बात की है। ईमान को रिहा कर दीजिए, क्योंकि वो तो गलत कह रही है और लोग काफी समझदार हैं, वो हरगिज उनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं, तो अपने आप को सही कर लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, इसलिए कि आज एक ईमान बोलिए कर हजारों ईमान बाहर निकलेंगी और आप अब लोग बच नहीं सकते। अब पब्लिक भी बोलना शुरू हो गई है और पब्लिक भी हर बात करती चली जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, अब सवाल उठ रहे हैं पार्टीशन के ऊपर, अब सवाल उठ रहे हैं टू नेशन थ्योरी के ऊपर। जी हाँ, अब पब्लिक इस पे भी सवाल कर रही है। अब इसके लिए भी जो चूरन उस जमाने में बेचा गया था 1947 में या 1947 से पहले, जो पार्टीशन की गई थी भारत की और पाकिस्तान बनाया गया था, जिस लिए बनाया गया था वो तो मुझे खुद आज तक समझ नहीं आई कि आखिर किस लिए बनाया था। शायद इसलिए कि हम यहाँ पर रहकर माइनॉरिटीज के गले काटते रहे, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा के उनको मार दें, उनके मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और जो भी जगह है उनको तोड़ते रहे, और उसके बाद वो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। बेचारे सिर्फ यहाँ पर पिसने के लिए और मरने के लिए रह रहे हैं। शायद इसलिए हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हुए तो शायद हमारे हाथ में इतनी पावर ना होती मुस्लिम्स के कि हम किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाकर और उसको जान से मार दें या उसकी इबादतगाह को तोड़ दें, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही आसान काम है। ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। हर दूसरे दिन हम इसी किस्म के वाकयात सुनते हैं, हर दूसरे दिन हम इसी तरह की चीजें रिपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं, और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर एक और वाकया हो जाता है और इसी तरह के वाकयात होते चले जाते हैं। तो वो जो टू नेशन थ्योरी थी, वो जो पार्टीशन करवाई गई थी, वो जो उस वक्त जमाने में चूरन बेचा गया था और कहा गया था कि जी ये हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते और हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए, और इस किस्म की बहुत कहानियां जो सुनाई गई थी, वो अब जाके लोगों को समझ आने लगी है। बहुत से लोगों को ये भी समझ आने लगा है कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने शायद अपने फायदे के लिए, अपनी किसी सीट के लिए या अपने किसी पॉलिटिकल कैरियर को जो है संभालने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया था। अगर आपको यकीन नहीं तो बहुत सी वीडियोस खैर आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब पर, इस तरह की वीडियोस की भरमार है। लेकिन एक वीडियो हम भी आपको दिखाते हैं। सब चोर हैं इस मुल्क में। बेशक कायद आजम खुद अपने मफाद के लिए हम लोगों को यहाँ ठोक दिया लाके। जी, तो ये भी एक साहब थे जो बात कर रहे थे और कह रहे थे जी कायदे आज़म ने अपने मफाद के लिए सब कुछ किया। अब खैर ये तो सभी जान चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके काफी लोगों को समझ आ गई है। वो जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक हुआ करती है हमारे यहाँ, यानी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यकीनन उसमें झूठ लिखा हुआ है, उसमें हर चीज गलत बताई गई है। और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से ऐसी जगह पर है जहाँ पे आप जानते हैं कि इकोनॉमी जो है उसका तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है। इकोनॉमी में तो आप जानते हैं कि कोई इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो किस जगह पर है। हम बार बार दूसरी कंट्री से जा जाकर भीख मांग के लाते हैं और किसी तरीके से कुछ अरसा जो है उसको धक्के मार के किसी तरीके से इकोनॉमी को या कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। आज भी डॉलर का रेट जो है 306 पे पहुंच गया है, यानी एक डॉलर जो है वो 306 रुपए का पाकिस्तान में है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कम से कम उनके दिमाग खुल रहे हैं और वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर हमने ये क्रिएशन जो की थी, इस कंट्री को जो बनाया था, उसके लिए क्यों बनाया गया था और किसने चूरन बेचा था और किसने किसका नुकसान किया। ये चीजें आप लोगों की समझ में आती जा रही हैं। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और न्यूज को, इस तरह की न्यूज के ऊपर तो जाहिर है हमारी नजर बनी ही रहेगी। हम बात करेंगे जी सरफराज चीमा साहब की। जी हाँ, इमरान खान के साथी हैं और इमरान खान की पार्टी के हैं। इमरान खान के ज़माने में इनके पास जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे भी रह चुके हैं, और उसके बाद इमरान खान के बाद इन्हें भी अरेस्ट किया गया। और उमर सरफराज चीमा इनका नाम है, और पहले कुछ ऐसे हुआ करते थे और अब जो है वो कुछ
इस तरह की उनकी हालत है कि वो जी टोपी लगी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और व्हीलचेयर पे लाया गया और लग ये रहा है कि बड़े रिलीजियस हो गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अरेस्ट होते ही सबके सब रिलीजियस क्यों हो जाते हैं। जिसको भी अरेस्ट करो वो एकदम से तस्बीह घुमाने लग जाता है, नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है, या फिर कोई इसी तरह का गेटअप बनाते हैं जिससे ये देख के लगता है कि जी बहुत ही रिलीजियस आदमी है, जी बड़ा नेक आदमी है। पता नहीं रिलीजियस लोगों को हमारे यहाँ नेक क्यों समझा जाता है। लेकिन खैर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट गई है और जो गवर्नमेंट आई है वो आने वाली गवर्नमेंट, जाने वाली गवर्नमेंट के लोगों को इस तरह से परेशान करे। मैं समझती हूँ ये गलत है। पकड़े कैसे गए? सही से तैयारी करके नहीं गया था। मतलब? जैसे ही घर में चोरी करने के लिए घुसा, हाँ, ये टीवी चालू करके बिग बॉस देखने लग गया और मैं देख रहा था कि पैसे कहाँ रखे हैं। फिर? एकदम से ही पुलिस आ गई, हड़बड़ी मच गई। रात ज्यादा हो रहा था, बाहर में देख नहीं पाया। गलती से पुलिस वाले की ही बाइक पे बैठ के बोल दिया उससे कि चल भगा। फिर क्या हुआ? फिर थाने तक वो भगाता ही ले गया। जी, तो ये थे चोर और आपने देखा कि ये किस तरह से चोरी कर रहे थे कि पुलिस वाले की ही बाइक पे बैठ के भागने की कोशिश की। खैर हम जी बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जैसे हमने बताया था आपको कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जा चुके हैं और अब उनके पीछे जो है यही बातें की जा रही हैं कि यकीनन वो अपने भाई साहब से बात करने के लिए गए हैं और क्या बात करेंगे और कब वापस आएंगे, खैर वो तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो भी लीडर यहाँ पे गवर्नमेंट से निकलता है वो सीधा लंदन जाकर ही रुकता है, ये भी अजीब बात है। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हरीम शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसका कहना ये है कि जी आज इमरान खान को अरेस्ट करने की वजह से वो बहुत अपसेट है और इस वजह से वो शहबाज शरीफ साहब की आज 2 बजे यानी दिन के 2 बजे, अभी तक तो खैर काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल है 5 बजने वाले हैं, या तो उनका कहना है कि जी मैं यानी कि हरीम शाह जो है वो शहबाज शरीफ साहब की कोई वीडियो लीक करने वाली है। अब इस बात पे लोग कितना भरोसा करेंगे और कितना रिएक्ट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल एक वीडियो उन्होंने जरूर सोशल मीडिया पे रिलीज की थी और जिसको ये बताया जा रहा था, लोगों ने ये बताया कि ये फेक है और हरीम शाह की इस बात का किसी ने कोई खास असर अभी तक तो नहीं लिया है। मगर इस किस्म की चीजों को रोकना चाहिए और इस किस्म की जो खवातीन हैं उन्हें भी रोकना चाहिए। जी, और ये कोई वीडियो थी इसमें कोई गोल करने की कोशिश कर रहे थे और जो गोल कीपर थे वो गोल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे गोल को क्या हो रहा था जहाँ पे गोल मतलब हिट करना था, आपने देखा कि वो कैसे यहाँ वहां लेके जाया जा रहा था। बहरहाल मुझे ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूं, हो सकता है थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि आजकल तो टेंशन इतनी बनी हुई है पाकिस्तान में और हर जगह ही तकरीबन कि समझ नहीं आ रहा कि किस चीज के ऊपर मुस्कुराया जाए। लेकिन खैर एक टेंशन बनी हुई है सनी देओल जी के लिए भी। जी हाँ, हमारे और आपके सबके फेवरेट सनी देओल जी ने जी अभी गदर 2 मूवी उनकी रिलीज हुई है और उसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया है, लेकिन साथ ही इंडिया का एक बैंक जिससे सनी देओल जी ने तकरीबन 56 करोड़ लोन लिया हुआ था, उन्होंने कहा कि उनका मतलब एक उनकी न्यूज आई कि जी वो लोग जो हैं वो जुहू पे जो सनी देओल जी का घर है या बैंगलो है उसको सील करने लगे कि क्योंकि उन्होंने 56 करोड़ वापस नहीं किए। यार 56 करोड़ कितने होते होंगे ना, मैंने तो 1 करोड़ लाइफ में नहीं देखा। तो 56 करोड़ जो है वो लोन लिया है सनी देओल जी ने। और उसके बाद एक न्यूज से ये भी आई कि जी अक्षय कुमार साहब जो है वो आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं सनी देओल जी की मदद करूंगा, मैं उनका सारा लोन जो है वो बैंक को दे दूंगा। लेकिन बाद में अक्षय कुमार साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे, पागल हो गए क्या, हम बावले हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा जी उन्होंने ऐसा कोई ऑफर नहीं किया। मगर साथ ही बैंक की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से सनी देओल जी जो हैं उनके बारे में ये न्यूज चली गई कि उन्होंने जो 56 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस ले रखे वो जी उन्होंने वापस नहीं किए, तो इसलिए उनका बैंगलोर जो है सील किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ऐसा किया गया होगा, क्योंकि सनी जी ने वो अभी तक हैंडपंप नहीं दिया ना हमारा, जानते हैं ना आप लोग।
और वो जो फर्स्ट मूवी आई थी गदर 1, उधर से लेकर और अभी तक जितने भी साल हुए अगर आप काउंट करें, अगर उस हैंडपंप के ऊपर अगर हम लोग टैक्स लगा दें या फाइन लगा दें, तो मेरा ख्याल है 56 करोड़ तो बन ही जाते हैं। तो बहरहाल अभी जो है वो मैंने बैंक को फोन करके कह दिया है कि कोई बात नहीं, सनी जी को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, लेकिन मैं ये आपको फाइनल वार्निंग दे रही हूँ सनी देओल जी कि आप हमारा हैंडपंप वापस कर दीजिए, वरना ये बैंक वाले ना आपका बैंगलो ले लेंगे और उस हैंडपंप के चक्कर में आपका पूरा बैंगलो चला जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा आपको एक मशवरा है, आइडिया, क्योंकि रिक्वेस्ट मैं बहुत बार कर चुकी, आपको असर ही कोई नहीं होता। तो मैं आपको अब सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि अच्छा होगा कि अगर आप करतारपुर दोबारा आ जाए, मेरे साथ एक सेल्फी भी ले लीजिए और मतलब सॉरी, मुझे एक सेल्फी दे दीजिए, इसलिए स्टार तो आप है, मैं तो नहीं हूँ, तो मेरे साथ एक सेल्फी भी बना लीजिए। और साथ साथ सर प्लीज हैंडपंप लेते आइए। लास्ट टाइम भी आप आए थे तो खाली हाथ हिलाते हुए आ गए थे, जब इमरान खान साहब ने इनॉग्रेशन किया था करतारपुर कॉरिडोर का, तो सनी देओल जी वहां पर मौजूद थे, मैंने वो पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाई है। तो मैं एक बार फिर सनी देओल जी, जो कि हमारे और आपके सभी के बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा हैंडपंप वापस कर दीजिए, वरना इस बार अगर बैंक का लोन आपने ना दिया ना, तो हम आपका सॉरी बैंक जो है वो कब्जा कर लेगा आपके बैंगलों के ऊपर, और फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी आपको देंगे अगली न्यूज। और वैसे ये मेरी न्यूज वाली देख के मेरे ख्याल सनी देओल जी भी ऐसे सोच रहे होंगे कि पता नहीं किन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, आखिर ये लोग चाहते क्या है, एक हैंडपंप के पीछे इतनी ख्वारी। खैर हम चलते हैं आगे और हम आपको ये तो खैर फिर अरीन शाही आ गई और हमारे पास दूसरी खबर जी, सऊदी वली अहद यानी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने ये कहा है कि जी वो जो बैनुल अक़वामी यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि 750 मिलियन रियाल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे हाई टेक कंपनीज पे। जी हाँ, और ये कहा गया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से, और देखते हैं कि उसमें यानी हमारा नाम तो मेरा ख्याल है कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो हाईटेक कंपनीज हैं उनके लिए ज़रूर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और हमारे तो खैर ऐसा कोई काम होता नहीं, आप तो जानते हैं, हम तो जिस किस्म की ऐप बनाते हैं कि जी वहां से अमेरिका से बैठ के आप मज़ारों पे चादर और मज़ारों पे देगे चढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे जो अभी रिसेंटली पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इस तरह की कोई ऐप का इनॉग्रेशन किया था और बता रहे थे कि जी आप लंदन में बैठे बैठे यहाँ पे चादर चढ़ा सकते हैं, देगे चढ़ा सकते हैं, और इसी किस्म के मकाना किस्म के हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो चलते रहते हैं। हमने तो आज तक कोई ढंग का काम किया नहीं है, तो आप कैसे कर लेंगे। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बता दें कि जी नदीम अफजल चंद जो कि इमरान खान की पार्टी में भी रह चुके हैं, नदीम अफजल चंद साहब का कहना यह है कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब जो है चंद जर्नलों की मर्जी से मुल्क चलता था। मतलब अब जैसे सिविलियंस की मर्जी से चलता है। मतलब नदीम अफजल चंद साहब थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, थोड़ी सी हया कर लीजिए। आप इससे पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी में थे, वहां जब आप थे तब भी ये मुल्क जो है उसको हमारे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नल्स ही चलाया करते थे। इमरान खान के जमाने में भी वही चलाते थे और आजकल भी बोले तो वही चलाते हैं। तो इसलिए आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप इमरान खान साहब जो थे वो जी फौज से पूछ के काम करते थे, और आप लोग जो है सिविलियन गवर्नमेंट जो अब आई है वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। आपकी तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है सर, वो भी मतलब भाई लोग नहीं भेजी है, और जब भाई लोग कहेंगे तो वो इलेक्शन भी करा देंगे। वैसे इलेक्शंस के लिए यही कहा जा रहा है कि मार्च से पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जी वैसे शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इलेक्शन करा देंगे और इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जी मार्च से पहले कोई इम्कान नहीं है। वैसे तो मार्च में कराने की भी क्या जरूरत है, आप लोग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अनाउंस कर दीजिए कि जी कल से ये प्राइम मिनिस्टर हैं और ये फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये प्रेसिडेंट है। वैसे प्रेसिडेंट साहब से मुझे याद आया कि आजकल प्रेसिडेंट साहब की तो खूब ही धुलाई हो रही है जम के। वो बेचारे जो हैं उन लोग कह के फंस गए कि जी मैंने तो साइन ही नहीं किया किसी बिल के ऊपर, और उसके बाद जो है लोगों ने यही कह रहे हैं कि जब आपने साइन नहीं किया तो फिर ये बिल पास हो गया है। फिर भी ये बिल पास हो गया क्योंकि आपने 10 दिन के अंदर इन पेपर्स को वापस भेजना था। अगर साइन नहीं भी करने तो रीजन लिखकर उसको 10 दिन के अंदर वापस भेजना था, वो भी नहीं किया।
और रख के बैठे रहे। और अगर 10 दिन ऐसा रहे कि पेपर्स रहे प्रेसिडेंट के पास और वो साइन करे या ना करे, वो बिल फिर पास हो गया माना जाता है। मतलब ये भी अजीब ही हमारे यहाँ का रूल है। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारी कंट्री ऑटो पायलट पे चल रही है शायद, कि कोई साइन करे ना करे, कुछ करे ना करे, बहरहाल ये सब कुछ होता रहता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि पता नहीं हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं भारत हमसे आगे क्यों निकल गया है, पता नहीं बांग्लादेश वाले क्या खाते हैं कि वो इतने कामयाब हैं और हम नहीं है। और हमारे यहाँ हाल ये है कि हम अभी तक यही सोच रहे हैं, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आम पब्लिक परेशान है, रो रही है, और हम लोग यहाँ पे चर्च और मंदिर जला रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी इस्लामोफोबिया फैल गया है, लोग मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। जी वो लोग मुसलमानों के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं। अगर मुसलमान अपने आप को ठीक कर ले तो शायद दुनिया में बहुत कुछ सही हो जाए, लेकिन इस वक्त हमारे करतूत ऐसे हैं। हम बार बार कभी मंदिर जला रहे हैं, कभी मस्जिद के पास कोई अगर हमें दिख जाए चर्च तो हम उसको भी तोड़ देते हैं, और हम किसी को उसकी मर्जी से जीने नहीं देते। अगर कोई थोड़ी सी भी बात करे तो उसके ऊपर हम अरेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो ईमान मजारी ही क्यों ना हो। ईमान को आपने सुना भी, आपने देखा, और हम दुआ करते हैं कि वो खैरियत से रहें और जल्दी अपने घर को जाएं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से जेल में रखकर टॉर्चर किया जाता है, आपने सुना ईमान कह रही थी वॉशरूम भी ठीक नहीं है, ईमान की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ईमान ऊपर से जा रही है भूख हड़ताल पे। और मैं तो खैर ईमान को यही मशवरा दूंगी, बिल्कुल भी आप हंगर स्ट्राइक पे ना जाएं, भूख हड़ताल पे ना जाएं, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप जैसे बहादुर लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम भी जितनी हो सके हमारे से हम आवाज़ उठा सकें, हम भी सच बोल सकें, और हम भी लोगों को आईना दिखा सकें। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही दूसरी वीडियो में। शाम में हमारी आगे और भी वीडियोस आ रही हैं, तो इंतज़ार किएगा, देखना ना भूलिएगा। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।